हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कैरियर रोड मैप। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गेट एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। तो इस वीडियो में मैं आपसे आज कुछ टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो कि गेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन का जो लास्ट मंथ होते हैं उनके रिगार्डिंग होगी। ये जो टिप्स हैं बेसिकली मेरी लर्निंग्स हैं जो कि मैंने अपने डिस्क्वालिफिकेशन से सीखी थी। और आई होप ये जो टिप्स हैं वो आपके लिए रिलेटेबल होंगी और आप उनसे कुछ सीख पाएंगे। तो जो ये टिप्स हैं उनमें से कुछ इश्यूज होंगे और उनके सॉल्यूशंस होंगे और कुछ सजेशंस होंगे जो जो सबके लिए होंगे। कुछ टिप्स से कुछ लोग डायरेक्ट रिलेट कर पाएंगे और कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग कर रिलेट कर पा रहे हैं वो सोल्यूशन पर ज़रूर फोकस करें कि एक्चुअल में उसका सोल्यूशन क्या होगा जिससे उन्हें बेनिफिट मिल जाए। और कुछ टिप्स ऐसी होंगी जो सभी के लिए एप्लीकेबल होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैं आज किन टिप्स और इश्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो दीज आर द टिप्स। सो सबसे पहले मैं फोकस के बारे में बात करूँगा। उसके बाद मैं रिवीजन और प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाला हूँ। उसके बाद मैं मैनेजमेंट के बारे में बात करूँगा जिसमें मैंने डिफरेंट टाइप्स के मैनेजमेंट को इंक्लूड करके रखा हुआ है। और फिर उसके बाद मैं मॉक टेस्ट के रियल यूज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले फोकस को देखते हैं। तो जब भी जो प्रिपरेशन का पीक टाइम होता है या जो लास्ट मंथ्स होते हैं उनमें फोकस का हटने का डर बहुत रहता है या बहुत लोगों का फोकस हट भी जाता है अपनी प्रिपरेशन से या अपने मेन गोल से। तो उसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। तो जो तीन मैंने रीजंस यहाँ पर मेंशन करके रखे हुए हैं ये मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों के साथ होता है। तो वन बाय वन करके मैं सबका डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल और नॉन पर्सनल इश्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो इश्यूज़ हैं उन्हें हम इग्नोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम उन इश्यूज़ को इग्नोर कर सकते हैं तो आप उन्हें टाल दो। आप अपने एग्जामिनेशन के बाद उसको देखना तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। बट कभी कभी ऐसा इश्यूज़ आ जाते हैं कि जो अवॉइडेबल नहीं होते हैं, जो आपको देखने रहते हैं। तो आपको उनमें क्या करना है, कैसे करना है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं नॉन पर्सनल इश्यूज़ के बारे में जो कि आपसे रिलेटेबल नहीं होते हैं, जो बेकार के इश्यूज़ होते हैं। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, इन इश्यूज़ में आ जाता है कि आप किसी भी यूट्यूब की कंट्रोवर्सी से जुड़ गए हैं जाके। आप किसी भी अपने फ्रेंड के किसी भी बेकार मैटर में पड़ गए हैं जाके जो कि आपका केवल टाइम वेस्ट कर रहा है। और फिर आप उनमें अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर आपको 2 महीने बाद या 3 महीने बाद रिग्रेट होगा कि काश उस वक्त पढ़ लिया होता है। तो ये नॉन पर्सनल इश्यूज़ हैं और बिल्कुल ही इग्नोरेबल हैं। आप इन्हें डायरेक्टली इग्नोर कर सकते हैं। और जो फिर बात करते हैं पर्सनल इश्यूज़ के बारे में। कुछ ऐसे पर्सनल इश्यूज़ हो जाते हैं जिनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, फैमिली के हों या आपके खुद के हों या इवन कुछ क्लोज फ्रेंड्स के भी हों जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो इनमें क्या करना है, जो आपका प्रिपरेशन का फ्लो है वो नहीं टूटना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी इशू को सॉल्व करने में इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हम प्रिपरेशन छोड़ देते हैं 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए या 25 दिन के लिए। तो उसमें क्या रहता है, जब आप फ्लो तोड़ देते हैं प्रिपरेशन का तो जो टॉपिक्स होते हैं वो फेड होने लगते हैं आपके माइंड में। और फिर जब 20 दिन बाद, 25 दिन बाद उसको फिर से वापस उठाते हैं, फिर आपको सब ऐसा लगता है कि मैं नया नया पढ़ रहा हूँ या मैं भूल गया हूँ। तो तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अगर जो इश्यूज़ हैं उनको अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वो अवॉइडेबल है नहीं एक्चुअली, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, अगर आप फुल टाइम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो एटलीस्ट आप कम से कम कुछ आवर्स निकाल लीजिए जिससे आपके माइंड में जो आपका प्रिपरेशन का फ्लो है वो नहीं टूटे। या तो आप उस टाइम रिवाइज कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको बहुत ही महंगा पड़ जाएगा अगर आपने एकदम से प्रिपरेशन को छोड़ दिया। सो दैट वुड बी माई सजेशन कि अगर अगर इशू आ भी गया है जिसे आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ आवर्स निकाल कर अपना फ्लो नहीं तोड़िए। बट अगर वो इग्नोरेबल है तो जस्ट इग्नोर इट। कोई गुस्सा हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, डजेंट मैटर। क्योंकि अगर कोई आपका वेल विशर होगा जो आपकी ग्रोथ देखना चाहता है तो वो आपको किसी भी बेकार इशू में इंडल्ज कराने के लिए बोलेगा ही नहीं। तो सबसे मेन पॉइंट यही है। तो आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा। सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अननेसेसरी डिस्कशंस।
जो कि मैंने देखा है, ये मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया हो क्योंकि मैं डिस्कशन में कभी पढ़ता नहीं था। जब भी मेरे डिस्कशन होते थे तो बहुत ही कम लोगों से होते थे, इवन मैं बोलूँगा केवल एक लोगों से होता था जो कि मेरा बेस्ट फ्रेंड था। हम लोग की बहुत ही बहुत ही कम टाइम में डिस्कस करते थे, जो कि टॉपिक या तो उसको नहीं आ रहा होगा या मुझे नहीं आ रहा होगा, बस वो टॉपिक डिस्कस करते थे। और किसी भी तरह के डिस्कशंस में नहीं पढ़ते थे कि कि कौन सा आईआईटी कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा देने वाला है, और इस बार पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा। जैसे कोविड टाइम में हो गया था कि पोस्टपोन होने वाला है, बहुत सारे बच्चे उसी डिस्कशन में पड़ गए थे, उसी इश्यूज में पड़ गए थे कि भाई कैसे पोस्टपोन होगा, क्या होगा। तो इस इन तरह के डिस्कशंस में बिल्कुल नहीं पढ़ना है कि किसकी प्लानिंग कैसे चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। इन सब से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, केवल इससे आपका केवल टाइम वेस्ट होगा, केवल और केवल टाइम वेस्ट होगा, जो कि आपको अभी समझ में नहीं आएगा। वो तब समझ में आएगा जब रिजल्ट आपके हाथ में होगा। तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करो, बेकार के डिस्कशंस में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आपको डिस्कस करना है तो एक या मैक्सिमम दो से डिस्कस करो, और वो भी जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जो डिस्कशन होना चाहिए वो टॉपिक के अराउंड ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ और ही डिस्कस कर रहे हैं। जो आपका वैल्यूएबल टाइम है वो जहाँ पर आपको लगाना चाहिए आप वहाँ ना लगा के कहीं और लगा रहे हैं, तो इससे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। सो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि डिस्कशन हो तो वैल्यूएबल हो, अदरवाइज नहीं हो, प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में। अदरवाइज आपको जो डिस्कस करना है वो करो। एंड जो थर्ड पॉइंट है, ये भी मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं किया था क्योंकि मैं सोशल मीडिया उतना यूज़ नहीं करता था, बट अभी रिसेंटली मैंने बहुत से स्टूडेंट से बात की हुई है, तो ये मैंने ऑब्जर्व किया है उनसे डिस्कस करने के बाद कि ये भी एक इशू है। सोशल मीडिया पे जो ये जब ये रील्स चल गई हैं ये बहुत इशू कर रही हैं। ये 2 मिनट का 2 घंटा हो जाती हैं, 5 मिनट का भी 2 या ढाई घंटे हो जाते हैं, तो पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ऐसा होता है कि भाई खाना खाया है, चलो ठीक है 2 या 5 या 10 मिनट के लिए देख लेते हैं, बट वो 2 ढाई घंटे हो जाते हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं पीक प्रिपरेशन में, तो भाई 5-10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वैसे तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा ना। अगर आप कर भी रहे हो, अगर आप चला रहे हो, तो आप अपने आप को लिमिट करो कि भाई 5-10 मिनट ही करना है। ऐसा नहीं हो कि आप 8 बजे लेके बैठ रहे हो खाना खाने के बाद, 10-11 बजे तक आपकी चल रही है रील्स, तो भाई आप कैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो अच्छा। तो ये जो 3 रीजंस थे वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और जो रिलेट कर पा रहे होंगे वो उस पर ध्यान दें, अदरवाइज आपको रिग्रेट होगा रिजल्ट आने के बाद। अभी अभी आपको कुछ नहीं पता चलेगा, वो जब रिजल्ट आता है तब रिग्रेट होता है कि काश वो जो टाइम मैंने वेस्ट किया है वो मैं इन्वेस्ट कर लेता। तो ये मैंने डिस्कस कर दिया है यहाँ पर। अब मैं सेकंड टिप की तरफ बढ़ता हूँ। तो सेकंड टिप में मैं बेसिकली रिवीजन और प्रैक्टिस के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करने वाला हूँ कि होता क्या है। तो तो होता तो होता क्या है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तो बहुत लोग वहीं पर बहुत खुश हो जाते हैं कि भाई चलो उनका काम हो गया, भाई आप डायरेक्ट एग्जाम देंगे। ऐसा नहीं होता है। सिलेबस आपका एक बार कंप्लीट हो गया है, तो वहाँ पर आपने बस अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो आपने बस ओवरव्यू लिया है चीज़ों का। अगर सिलेबस कंप्लीशन के बाद तुरंत अगर आपका एग्जामिनेशन कराते तो शायद ही आप उसमें पास हो पाओ। तो पास अब तब हो पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होगी, एक्चुअली क्रिस्टल क्लैरिटी होगी चीज़ों को। और क्रिस्टल क्लैरिटी तभी आती है जब आपने चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखा हुआ है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने टॉपर स्टॉक देखा होगा, उसमें सब बोलते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस ही आपको जो है वो परफेक्ट बनाएगी, किसके रिगार्डिंग, कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग। दैट्स वाई मैंने ये लिखा हुआ है कि प्रैक्टिस मेक्स योर कॉन्सेप्ट्स परफेक्ट। वो रिलेट कर पा रहे होंगे, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जो प्रैक्टिस, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने क्रिस्टल क्लियर होंगे, और तभी आप वहाँ पर जो 3 आवर्स होंगे, वहाँ पर जो आप बैठ के एग्जाम करोगे वहाँ पर रिकॉल कर पाओगे चीज़ों को। अदरवाइज वहाँ पर कि जब 3 घंटे में आप एग्जाम देने बैठोगे तो ऑलरेडी बहुत सा प्रेशर रहेगा, अदर इश्यूज रहेंगे, स्ट्रेस आ जाएगा, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स होंगी वहाँ पर। तो वहाँ पर अगर आपको क्लैरिटी नहीं होगी तो आप रिकॉल में बहुत लेट करोगे, और ऑलरेडी ही आप वहाँ पर जो लेट का प्रेशर एक बनता चला जाएगा, उससे अदर्स क्वेश्चंस में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो ये इम्पोर्टेंस आपको समझनी पड़ेगी।
सिलेबस कंप्लीशन से केवल काम नहीं चलने वाला है। अब सेकंड सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेबल ही है। तो मैंने मेंशन किया डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ पीवाईक्यूज। तो मैंने ये भी देखा है कि बहुत लोग पीवाईक्यूज प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये गलत होता है एक्चुअली। पीवाईक्यू से क्या होता है, आपकी प्रैक्टिस तो होती है, साथ साथ में आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है उसका भी रिवीजन होता है। अब पीवाईक्यू से जब आप प्रैक्टिस करते हो, तो जो भी एक कॉन्सेप्ट, कोई भी एक कॉन्सेप्ट होगा, उसके आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रेमिंग्स होती हैं, जो उससे रिलेटेबल क्वेश्चन होता है, उसकी जो डिफरेंट फ्रेमिंग्स होती हैं उसके बारे में आपको पता चलता है। उसके साथ साथ जब आप उस न्यूमेरिकल को तभी सॉल्व कर पाओगे, या उस क्वेश्चन को तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपके पास थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप मजबूत होगा या आपको पता होगा। तो बेसिकली आप वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर रहे हो, आपको डिफरेंट फ्रेमिंग भी पता चलने की क्वेश्चन को कैसे फ्रेम कर सकते हैं किसी स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट के लिए, और आपका जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो भी रिवाइज हो रहा है। तो पीवाईक्यू से मल्टीपल बेनिफिट्स होते हैं। और ऑलरेडी जो पीवाईक्यूज होते हैं उनका ऑलरेडी ही स्टैंडर्ड सेट रहता है, वो आईटी से सेट होके ही आते हैं। तो उसका बहुत बेनिफिट होता है। ये बेनिफिट आपको शायद तब नहीं पता चलता जब आप प्रिपरेशन मोड में होते हो। ये आपको तब पता चलता है जब आप वहाँ पर 3 घंटे बैठ के एग्जाम तो कर रहे होगे। जब वहाँ पर आप बैठोगे और जितनी जितनी आपके पास फ्रेमिंग्स होगी क्वेश्चंस की, आपकी रिकॉलिंग और आपका जो क्वेश्चन अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा होगा। तो पीवाईक्यू जरूर आप करो। ये कोई स्टैंडर्ड नहीं कि कितने साल पहले के करने चाहिए, कब के करने चाहिए। थोड़ा रिसर्च करो कैसे क्या करना चाहिए, बट पीवाईक्यू करो। पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस हो गया, पीवाईक्यू हो गया, जो कि दोनों रिलेटेबल ही हैं। और जो थर्ड वाला पॉइंट है वो भी रिलेटेबल ही है एक्चुअली। इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, मल्टीपल रिविजन्स इज इक्वल टू हाई चांसेस टू क्रैक क्वेश्चन। तो जो जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप रिवीजन करोगे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट का, उतनी बार आप क्वेश्चन जो कोई भी एक क्वेश्चन होगा उसको क्रैक कर पाओगे। मैं यहाँ पर पूरे एग्जाम की नहीं लेके बैठ रहा हूँ, मैं क्वेश्चन पे फोकस कर रहा हूँ कि भाई अगर आपका कोई ABC कॉन्सेप्ट है, आपने उसमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखी हुई है, उसमें आपने PYQ लगा के रखी हुई है, आपके पास मतलब सारे टूल्स हैं। अगर आपके पास सारे टूल्स हैं, तो जब आपके पास एक प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन के रूप में या क्वेश्चन के फॉर्म में बोल लो, तो आपके पास सारे जब टूल्स होंगे तो आप उस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। अगर आपके पास सारे टूल ही नहीं है, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, तो भाई आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है कि प्रैक्टिस और रिवीजन में कभी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि मुझे कितना रिवीजन करना चाहिए या कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं है, किसी भी ना ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंस्टीट्यूट ने सेट करके रखा हुआ है। ये डिपेंड करता है बेसिकली आपके लेवल ऑफ प्रिपरेशन पर, आपको किस सब्जेक्ट में कितनी प्रैक्टिस या कितनी रिवीजन की ज़रूरत है। कभी कभी किसी का एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होता है, तो वो जो वीक वाला सब्जेक्ट होता है उसमें वो अपना टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन की लेवल क्या है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना रिवीजन और प्रैक्टिस करना है। तो और ये भी बात बहुत ध्यान रखने वाली है कि जैसे आप अपना सिलेबस कंप्लीशन के लिए एक पूरा शेड्यूल बनाते हैं, वैसे ही आपके अपने एक रिवीजन और प्रैक्टिस के लिए भी एक सेपरेट पूरा स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पूरा टाइम टेबल होना चाहिए कि आपको कब किस टाइम पर क्या रिवीजन करना है और क्या प्रैक्टिस करना है, जिससे बहुत आपको हेल्प मिलेगी। तो ये हो गया रिवीजन और प्रैक्टिस के बारे में। अब अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, इससे या पहले वाली स्लाइड से रिलेटेड, तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करने वाले हैं थर्ड टिप के बारे में, जो कि मैनेजमेंट होगा। मैनेजमेंट को मैंने जैसे बोला था, मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ मैनेजमेंट यहाँ पर इंक्लूड करके रखे हुए हैं। तो बेसिकली जो एग्जामिनेशन होता है वो केवल ये नहीं होता है कि आपने पढ़ा और दे आया जाके। वहाँ पर आपकी मल्टीपल चीज़ें भी टेस्ट होते हैं, आपके मैनेजमेंट्स भी टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने 2 मैनेजमेंट के बारे में बहुत फ़ोकस डाला हुआ है, और उसके बाद थर्ड पॉइंट आई थिंक वो पहले वाले से रिलेटेबल है, ये यहाँ पर कॉपी हो गया। तो 2 मैनेजमेंट मैं
लेके चल रहा हूँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड हेल्थ मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट बेसिकली ये बहुत ज़रूरी रहता है। जब आप वहाँ पर 3 आवर दे रहे होते हैं तो आप वहाँ पर बहुत लोग को स्ट्रेस होता है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो कैसे होगा, या मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वहाँ पर ये स्ट्रेस आना बहुत ही नॉर्मल है। तो तो वो स्ट्रेस ना आए, उससे पहले आपको अपना 100% देना है। क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, स्ट्रेस तभी आता है जब आप कहीं पर आप अपना 100% दे सकते थे, बट आप अपना 100% दे नहीं पाए किसी भी रीज़न से। तो जब आप प्रिपरेशन मोड में हो, जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप कोशिश करो कि आपको अपना अपना 100% देना है। फिर वहाँ पर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इन केस अगर कोई भी सिली मिस्टेक हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको फिर वहाँ पर रिग्रेट नहीं होगा। बट आप अगर आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, और वहाँ पर जाके आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा कर सकते थे या कर लिया होता तो आज मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, तो वो ऑटोमेटिक वो स्ट्रेस वहाँ पर आने लगता है। ठीक है? तो इस पे बहुत ध्यान रखना है। और जब भी आपको स्ट्रेस फील हो, और आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा हो कि क्या करना है, तो आप अपनी फैमिली से डायरेक्टली बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। या अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आपके कुछ बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स होंगे जो कि सेम प्रिपरेशन मोड में होंगे या शायद ना भी हो, तो आप उनसे ओपनली बात कर सकते हैं। इससे बहुत ही हेल्प मिलती है चीज़ों को समझने में, और स्ट्रेस को कम करने में। तो ये हो गया बेसिकली स्ट्रेस के बारे में। अब दूसरा आता है हेल्थ मैनेजमेंट। हेल्थ ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे इम्पोर्टेंट है? ये ऐसे इम्पोर्टेंट है कि आपने 1 साल या 1.5 साल बहुत ही जम के तैयारी की, बहुत ही अच्छे से तैयारी की, और लास्ट टाइम आपका हेल्थ ही आपके साथ नहीं है जब आप वहाँ पर 3 घंटे बैठने वाले हो। तो आपने जितना कुछ प्लान करके रखा हुआ है, जितना आपने बना के रखा हुआ, पढ़ के रखा हुआ, वहाँ पर आप वो एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि आपकी फिजिकल सिचुएशन ऐसी नहीं थी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने हेल्थ पर भी उतना ही फोकस करना है। जैसे जब मेरा टाइम था, तो मैंने लास्ट 4 मंथ्स या 5 मंथ्स पहले ही मैं बहुत, मेरा जंक फूड बहुत ही कम हो गया था, एकदम नेग्लिजिबल हो गया था। ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी डाइटिंग होनी चाहिए वो थोड़ी सी सही होनी चाहिए। क्योंकि आपको एक सेटिंग में 3 4 5, जितना भी आप एक सेटिंग में पढ़ते हो, पढ़ना पड़ेगा। और जब आप अंदर से अच्छा फील कर रहे होंगे, तभी आप वहाँ पर पढ़ पाओगे। तो आप अपनी डाइट अच्छी रखो, और साथ साथ मेंटली जो है वो अपने आप को फिट रखना है। ठीक है? तो उसके लिए कोई एक रामबाण दवा नहीं है कि ये खा लो तो मेंटली फिट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है मेडिटेशन की। तो मेंटल पीस के लिए आप मेडिटेशन चुन सकते हो, वो आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रख सकते हो। तो वो डिपेंड करता है कि आपको किस चीज़ की नीड है और किस चीज़ की नीड नहीं है। ये जो टिप्स थे वो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं या मैंने देखे हुए हैं, तो ये मैंने शेयर कर दिए। बट ये 2 टाइप्स के मैनेजमेंट हैं। अगर आपको इनमें कोई भी इशू आ रहा है तो वो आप खुल के किसी से भी पूछ सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो अल्टीमेटली गोल ये है कि जो इशू है वो उसका सल्यूशन कहीं ना कहीं होगा। बट वो आपको ध्यान देना है कि आपको ही वो ढूंढना पड़ेगा, कोई आपको बताने वाला नहीं है। तो वो ये हो गया मैनेजमेंट के बारे में, जो मैंने शेयर कर दिया आपसे। उसके बाद बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट को लोग बहुत गलत वे में लेते हैं, मैंने देखा है। मॉक टेस्ट क्या होता है? आपका जो बेसिकली जो मॉक टेस्ट होता है वो आपके जो प्रिपरेशन लेवल होता है उसका तो टेस्ट करता ही करता है। साथ साथ में वो आपका माइंडसेट भी प्रिपेयर करता है कि भाई आप 3 घंटे यहाँ पर दे रहे हो, तो 3 घंटे आप वहाँ पर कैसे दोगे। ठीक है? तो ये मॉक टेस्ट का रोल ये होता है कि वो आपका माइंडसेट प्रिपेयर करता है, और वो आपकी जो प्रिपरेशन का लेवल है उसको वो आपको एक आईना दिखाता है कि भाई आपने कितना प्रिपेयर करके रखा हुआ, कितना प्रिपेयर करके नहीं रखा हुआ है। बट होता क्या है कि कभी कभी मॉक टेस्ट में नंबर कम आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, कुछ कैंडिडेट्स बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटेड हो जाते हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉक टेस्ट, आप अगर क्रिकेट के तरीके से समझो, तो मॉक टेस्ट जो है वो आपकी टेस्ट प्रैक्टिस है, जिसमें आपको जितने भी इश्यूज आएंगे आप वो उस उन इश्यूज पे अपना काम करो,
अपने वीक पॉइंट्स को जानो, जो आपको अपने मॉक टेस्ट के बारे से पता चल रहा है, तो ये आपका जो मॉक टेस्ट है, इसको एक इसको नेट प्रैक्टिस, सॉरी टेस्ट प्रैक्टिस नहीं, नेट प्रैक्टिस की तरह देखो। आप नेट में प्रैक्टिस कर रहे हो, और नेट प्रैक्टिस जब कर रहे हो तो आपको जितने भी गलतियां आपको पता चल रही हैं, जितने भी इश्यूज पता चल रहे हैं, आप उस पर आप काम कर सकते हो। जब फाइनल मैच होगा, जब गेट एग्जाम का फाइनल मैच होगा, जो कि क्रिकेट के फाइनल मैच से रिलेट कर सकते हो, वहां पर आपको अच्छा करना है। तो अभी जो ये आपकी चली है, प्रैक्टिस चल रही है, तो अगर आपके इश्यूज आ रहे हैं या कोई भी आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो आप उस पर काम कर सकते हैं और उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं। इसको पॉजिटिव वे में लेना है, नेगेटिव वे में नहीं लेना है। बट बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं, और अपनी जो प्रिपरेशन की पेस है उसको बहुत स्लो कर देते हैं, या इररिलेवेंट डिस्कशंस पे पड़ जाते हैं कि यार ऐसा नंबर क्यों कम आया, वैसा क्यों कम आया। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। मॉक टेस्ट में अगर कुछ गलतियां हो रही हैं तो आप उनसे सीखो। अगर आप हर एग्जाम में 0 नंबर ला रहे हो, तो भाई आपको देखने वाला है कि भाई आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो। ये तो बिल्कुल ही अलग केस हो गया। बट कुछ नंबर कम हो रहे हैं, तो उससे आपका फाइनल रिजल्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आपको आपको जो वहाँ पर गलतियाँ पता चल रही हैं, आपको वो सीखने का मौका मिल रहा है, आप सीखो और अपने आप को फाइनल के लिए तैयार करना है, फाइनल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है फ़ैब में। तो मॉक टेस्ट को एक पॉजिटिव वे में लो, ना कि नेगेटिव वे में। तो ये हो गया मॉक टेस्ट के बारे में। अब हाँ, तो लास्ट स्लाइड है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से प्रिपेयर करो, जो ये पीक टाइम है चल रहा है उसका अच्छे से यूटिलाइज करो। बेकार के डिस्कशंस या बेकार की यूट्यूब की कंट्रोवर्सीज में पढ़ने की नीड नहीं है, वो आपका केवल और केवल टाइम वेस्ट करने वाला है। जो भी करना है वो अपने एग्जामिनेशन के बाद करना है। कोई इशू आ रही है जो आप अवॉइड नहीं कर पा रहे हो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान रखो कि आपको अपना फ्लो नहीं तोड़ना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इश्यूज हैं जो आप फेस कर सकते हो। तो उनके सॉल्यूशंस के बारे में मैंने बात कर दी है, और कुछ कॉमन सजेशन है जो मैंने सबको दिए हुए हैं। तो आई होप दीज स्टेप्स और दीज इश्यूज और दीज लर्निंग्स, कुछ भी आप कह सकते हो, आपको इनमें से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी। सो अगेन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। मिलते हैं फिर किसी नई दूसरी वीडियो में रोड मैप के साथ।